हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जोहार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब ठीक ही होंगे। तो आज हम लोग जानेंगे झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को। भले ही आप भारत के किसी भी कोने में रह रहे हों, स्टेट न्यूज झारखंड न्यूज चैनल आपको राज्य की हर एक छोटी बड़ी खबरों से अपडेट करवाता रहेगा। इससे पहले अगर आपने स्टेट न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। सब्सक्राइब करने में पैसा नहीं लगता है, बिल्कुल फ्री है। इससे आप लोगों के लिए वीडियो बनाने में हमें और एनर्जी आती है, जिससे हमें आप लोगों के लिए जल्द से जल्द वीडियो बनाने का प्रयास करने में मन लगे। तो चलिए झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। मुख्यमंत्री ने मैया सम्मान योजना की आवेदन तिथि बढ़ाई, पहचान पत्र की अनिवार्यता समाप्त। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। मैया सम्मान योजना के लिए आवेदन की अंतिम तिथि अब बढ़ाकर 18 अगस्त कर दी गई है। पहले यह योजना 15 अगस्त तक ही सीमित थी, लेकिन अब इसे 3 दिन और बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री ने जिलेवार समीक्षा करते हुए महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री सोरेन ने बताया कि अब तक 36,70,000 महिलाओं का पंजीकरण सफलतापूर्वक हो चुका है, जिसमें से 20,40,000 पंजीकरण सत्यापित और अनुमोदित किए जा चुके हैं। राज्य भर में चल रहे कैंप अब 18 अगस्त तक जारी रहेंगे और साथ ही प्रज्ञा केंद्रों में भी महिलाएं कभी भी आवेदन कर सकती हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि अब इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए मतदाता पहचान पत्र अनिवार्य नहीं होगा। महिलाएं पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड की फोटोकॉपी, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी, दस्तावेजों के आधार पर आवेदन कर सकती है। यदि किसी महिला का नाम राशन कार्ड में नहीं है तो उनके पिता या पति के राशन कार्ड को मान्य किया जाएगा। मुख्यमंत्री की इस घोषणा से राज्य की महिलाओं को योजना का लाभ उठाने में और आसानी होगी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मोरहाबादी मैदान में किया ध्वजारोहण। सीएम ने किया बड़ा ऐलान, कहा अक्टूबर तक 35,000 पदों पर बहाली। 15 अगस्त को पूरा देश आजादी का जश्न मनाया। इस अवसर पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत ने रांची के मोरहाबादी मैदान में ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण के बाद परेड को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 4.5 सालों में हमारी सरकार ने झारखंड के लोगों की बेहतरी, उनके हक और अधिकार के लिए कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। सीएम हेमंत ने कहा कि 4.5 साल के इस कार्यकाल में हमारे सामने कई बड़ी चुनौतियां आईं। चुनाव के बाद सरकार का गठन होती ही कोरोना महामारी ने पूरे विश्व को जकड़ लिया। कोरोना महामारी के प्रकोप ने जीवन और जीविका दोनों को बुरी तरह प्रभावित किया। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि निहित स्वार्थ से प्रेरित कुछ विकास विरोधी तत्वों ने झारखंड के विकास के रास्ते में बार बार परेशानियां खड़ी करने की कोशिश की, लेकिन हमने हर कठिनाई और बाधा का डटकर मुकाबला किया। इसी कारण विरोधी अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो सके। मुख्यमंत्री ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अक्टूबर तक 35,000 पदों पर बहाली पूरी कर ली जाएगी। झारखंड लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा मुख्य परीक्षा का परिणाम शीघ्र जारी होगा। उन्होंने कहा कि शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना शुरू की जा रही है। इसके अंतर्गत पीएचडी करने वाले वैसे छात्र जो नेट, गेट या जेट उत्तीर्ण हों, उन्हें 22,500 से 25,000 रुपये प्रति माह फेलोशिप प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत अब तक 1,26,00,000 लाभुकों का कार्ड बन चुका है। लगभग 20 लाख लाभुकों द्वारा योजना का लाभ प्राप्त किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों से भी पलायन रोकना सरकार की प्राथमिकता में है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर काजल कुमारी को उत्तम जीवन रक्षक पदक प्रदान किया। काजल ने 3 वर्षीय शुभम कुमार को कुएं में डूबने से बचाया था। काजल को तैरना भी नहीं आता, लेकिन अपनी जान जोखिम में डालकर उसने शुभम को बचाया था। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कई पुलिस पदाधिकारियों और जवानों को भी पदक से अलंकृत किया। नफरत और कट्टरता। स्वतंत्रता दिवस पर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने शेयर की जेल में लिखी कविता। सीएम हेमंत सोरेन ने अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर जेल में लिखी अपनी एक कविता को शेयर कर देशवासियों को 78वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी है। उन्होंने लिखा कि जेल के एकांतवास में अपने महान राष्ट्र के लिए कुछ पंक्तियां लिखी थीं।
ये रही वो लाइनें। प्यारा देश जहां सब फलें फूलें, आबाद रहें, जाति पाति के बंधनों से मुक्त, नफरत और कट्टरता से आजाद रहें, धार्मिक उत्पीड़न का अंत हो, हम एक साथ खड़े हैं। हर संकट में एकजुट, हर खुशी त्योहार में एक रंग, एक संग इस विशाल संसार में। हम भारतीय जहां भी जाएं, हमारे दिल तुम्हारे लिए धड़कते रहें, आपका यशगान सदैव करते रहें। हमारा घर, हमारी शक्ति, हमारा गौरव, हमारा प्यारा देश, प्यारा देश। रांची पुलिस ने आपातकालीन सहायता के लिए क्यूआर कोड किया पेश। बढ़ती अपराध दर से निपटने के लिए एक अभिनव कदम के रूप में रांची पुलिस ने डायल 112 क्यूआर कोड शुरू किया है। डीजीपी अनुराग गुप्ता द्वारा परिकल्पित और झारखंड पुलिस तकनीकी सेल द्वारा विकसित इस पहल का उद्देश्य संकट में फंसे लोगों को त्वरित सहायता प्रदान करना है। ऑटो रिक्शा, स्थानीय बसों, एटीएम, स्कूलों और कॉलेजों सहित विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर 10,000 से अधिक क्यूआर कोड लगाए गए हैं। व्यापक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए इस संख्या में वृद्धि होने की उम्मीद है। डायल 112 क्यूआर कोड कई आपातकालीन सेवाओं को एकीकृत करता है, जिससे उपयोगकर्ता पुलिस सहायता, अग्निशमन सेवाओं, चिकित्सा सहायता और बहुत कुछ का अनुरोध कर सकते हैं। रांची के डीआईजी अनूप बिरथरे ने महिलाओं की सुरक्षा और एटीएम से संबंधित अपराधों की रोकथाम पर पहल के फोकस पर जोर दिया है। उन्होंने कहा, महिलाओं की सुरक्षा और एटीएम से जुड़े अपराधों पर त्वरित कार्रवाई को ध्यान में रखते हुए रांची पुलिस ने डायल 112 का क्यूआर कोड बनाया है, जिसे रांची नगर निगम के सभी ऑटो, ई रिक्शा और बसों पर चिपकाया जाएगा। महिलाएं छेड़छाड़ और अन्य मुद्दों से जुड़ी अपनी शिकायतों को आसानी से स्कैन करके डायल 112 पर दर्ज करा सकती हैं। एटीएम से जुड़े धोखाधड़ी या साइबर अपराधों की रिपोर्ट करने के लिए इसी तरह का क्यूआर कोड विकसित किया गया है, जिसे एटीएम पर प्रदर्शित किया जाएगा। इससे लोग कोड को जल्दी स्कैन करके शिकायत दर्ज करा सकेंगे। सेवा का उपयोग करने के लिए व्यक्तियों को अपने मोबाइल फोन से क्यूआर कोड को स्कैन करना होगा। इसके बाद एक ऑनलाइन फॉर्म दिखाई देगा, जिसमें संकट में फंसे व्यक्ति के बारे में बुनियादी जानकारी मांगी जाएगी। जानकारी जमा करने के बाद यह सीधे डायल 112 से जुड़ जाएगा, जो निकटतम पीसीआर या क्यूआरटी टीम को स्थान पर भेजेगा। डीआईजी बिरथराय ने कहा, संकट में फंसे व्यक्ति तक मदद पहुंचने में मुश्किल से 3-4 मिनट लगेंगे। रांची पुलिस अपने प्रतिक्रिया समय को बढ़ाने और डायल 112 क्यूआर कोड प्रणाली की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। यदि यह पहल सफल रही तो भविष्य में इसे अन्य जिलों में भी लागू किया जा सकता है। आसमानी कहर के चलते स्वतंत्रता दिवस का जश्न मातम में बदल गया। बिजली गिरने से 3 उभरते हॉकी खिलाड़ियों की मौत, 5 घायल। झारखंड के सिमडेगा जिले में बुधवार को बिजली गिरने से कम 3 उभरते हॉकी खिलाड़ियों की मौत हो गई और 5 अन्य घायल हो गए। तस्वीर नहीं दिखा सकता क्योंकि बहुत ही दर्दनाक और भयानक है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह घटना कोलेबिरा इलाके के टूतिकेल पंचायत में हुई। यहां स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर हॉकी का मैच आयोजित किया गया था। मैच शुरू ही हुआ था कि अचानक से तेज बारिश शुरू हो गई। भीगने से बचने के लिए खिलाड़ी और दर्शक पेड़ों की आड़ लिए, लेकिन उन्हीं पेड़ों पर वज्रपात हो गया। देखते ही देखते 3 खिलाड़ी बुरी तरह से झुलस गए। इससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 5 अन्य लोग भी झुलसने की वजह से बुरी तरह जख्मी हो गए। आनन फानन में इन सभी लोगों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। यह घटना सिमडेगा के कोलेबिरा थाना क्षेत्र में झपला गांव की है। स्थानीय लोगों के मुताबिक गांव के मैदान में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था। इसमें 14 अगस्त बुधवार की शाम को सेमीफाइनल और 15 अगस्त की सुबह फाइनल मैच होना था। आजादी के जश्न को यादगार बनाने के लिए आयोजित इस मैच में सेमीफाइनल खेलने सभी खिलाड़ी मैदान में उतरे, लेकिन अचानक से तेज बारिश शुरू हो गई। इतने में अचानक से जिस पेड़ के नीचे 3 खिलाड़ी और 5 अन्य ग्रामीण छिपे थे, उसके ऊपर आसमान से बिजली गिरी। इससे पेड़ तो फट ही गया, नीचे खड़े तीनों खिलाड़ी भी बुरी तरह झुलस गए और देखते ही देखते उनकी मौत हो गई और पीड़ितों को आनन फानन में सभी को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी स्थिति नाजुक बनी हुई है।
सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन के बाद तीनों खिलाड़ियों के शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। झारखंड के रेलवे स्टेशनों की बदलेगी सूरत। झारखंड के रेलवे स्टेशनों की सूरत बदलेगी। अमृत भारत योजना के तहत राज्य के रेलवे स्टेशनों का विकास किया जाएगा। इसके लिए केंद्रीय रेलवे मंत्रालय ने झारखंड को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 7,302 करोड़ की राशि दी है। इस साल रेलवे से बुनियादी ढांचा के विकास में फोकस तो किया ही जाएगा, साथ ही लोकोमोटिव, कोच निर्माण और नई तकनीक पर भी ध्यान दिया जाएगा। इस राशि से यात्रियों की सुविधा के लिए 10,000 जनरल कोच भी बनाए जाएंगे। जंगली मशरूम खाने से परिवार के 8 लोग अस्पताल में भर्ती। हजारीबाग जिले में जंगली मशरूम से बनी एक सब्जी खाने के बाद बीमार पड़ने पर 6 महिलाओं समेत एक परिवार के 8 सदस्यों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह घटना 12 अगस्त को बड़कागांव प्रखंड के अंबेडकर मोहल्ला में हुई। बड़कागांव के प्रखंड विकास अधिकारी बी राम ने बताया कि परिवार के सभी 8 सदस्यों को शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। एसबीएमसीएच के अधीक्षक डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने बताया कि उनमें से एक की हालत गंभीर हो गई, जिसके बाद मरीज को रांची के एक अस्पताल में ले जाया गया। उन्होंने बताया कि यहां एसबीएमसीएच में भर्ती मरीजों की हालत में सुधार हुआ है और वे खतरे से बाहर हैं। अधिकारियों ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। पूर्वी सिंहभूम जिला पुलिस ने ऑपरेशन आशा के 8वें चरण के तहत 680 से अधिक चोरी या खोए हुए मोबाइल फोन बरामद कर उनके मालिकों को लौटा दिए हैं। बुधवार को रविंद्र भवन सभागार में आयोजित एक समारोह में पूर्वी सिंहभूम जिला पुलिस ने ये फोन लौटाए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल और पुलिस अधीक्षक ऋषभ गर्ग ने विभिन्न थाना क्षेत्रों से बदमाशों द्वारा खोए या चुराए गए मोबाइल फोन को असली मालिकों को सौंप दिया। अब तक जिला पुलिस ने 8 चरणों में सत्यापन के बाद 2,476 मोबाइल फोन बरामद कर मालिकों को लौटा दिए हैं। एसएसपी ने अपने क्षेत्राधिकार में सबसे अधिक खोए या चोरी हुए मोबाइल बरामद करने के लिए 4 थानों बिष्टुपुर, साकची, डुमरिया और ढालभूमगढ़ की टीमों को सम्मानित भी किया। इस अवसर पर एसएसपी ने पुलिस को केंद्र सरकार के सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर यानी CEIR पोर्टल का उपयोग करने को कहा और सभी थानों के प्रभारी अधिकारियों को पोर्टल के माध्यम से काम करने का निर्देश दिया। युवती की बेरहमी से हत्या, एक टैटू से पकड़ा गया आरोपी। झारखंड के दुमका में एक 20 साल की विवाहित महिला की बेरहमी से हत्या कर दी गई। आरोपी कोई और नहीं बल्कि वो शख्स है जिसका उसके साथ अवैध संबंध था। आरोपी ने महिला की हत्या करने के बाद शव को आग लगा दी थी। मामले की जांच शुरू हुई और पुलिस ने आरोपी को मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान 25 साल के पवन कुमार के तौर पर हुई है। बताया जा रहा है कि महिला आरोपी से शादी करना चाहती थी, लेकिन आरोपी इसके लिए तैयार नहीं था। आरोपी पवन कुमार चौधरी की पहचान महिला के हाथ पर बने टैटू से हुई। उसने अपने हाथ पर उसका नाम लिखवाया था। उसे देवघर जिले के मोहनपुर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि महिला एक बच्चे की मां थी और पिछले 1.5 साल से उसका चौधरी के साथ विवाहेतर संबंध था। एसपी ने बताया कि पिछले कुछ महीनों से महिला चौधरी पर उससे शादी करने का दबाव बना रही थी, लेकिन वह उसके प्रस्ताव को नजरअंदाज कर रहा था। पीढ़ी गांव में 18 वर्षीय युवक ने की आत्महत्या। खूंटी सदर थाना क्षेत्र के पूर्वी कामंता सांवड़ी पीढ़ी गांव के रहने वाले 18 वर्षीय युवक ने मंगलवार को फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। घटना के संबंध में स्थानीय लोगों को कुछ भी जानकारी नहीं है। वहीं युवक की मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों का कहना है कि युवक ने किस कारण से खुदकुशी की है, इसकी भनक तक नहीं लगी। उन्होंने बताया कि आत्महत्या की जानकारी भी दूसरों के द्वारा मिली। दूसरी ओर पुलिस फिलहाल मामले की छानबीन कर रही है। वहीं थाना में इस संबंध में यूडी केस दर्ज किया गया है। महिला ने खुद को आग लगाकर किया आत्मदाह। यह घटना बोकारो के पेटरवार प्रखंड की है, जहां आनंद मार्ग संस्थान की ओर से संचालित एक स्कूल को भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बन रहे जैना मोड़ गोला सड़क निर्माण के लिए ध्वस्त किया जाना था।
इसी क्रम में NHAI और सड़क बनाने वाली कंपनी एनजी प्रोजेक्ट के साथ प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस बल स्कूल गिराने पहुंचे थे। बोकारो में स्कूल तोड़ने के विरोध में महिला ने स्वयं को जलाकर खुदकुशी कर ली। महिला ने आरोप लगाया था कि मुआवजा के बदले रिश्वत की मांग की जा रही थी, जिसे दे पाना मुश्किल था। इससे दुखी होकर महिला ने अपनी जान दे दी। मौके पर मौजूद पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से उसे दरवाजा तोड़कर बाहर निकाला। गंभीर रूप से जल चुकी महिला को आनन फानन में स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना के बाद बेरमो एसडीएम अशोक कुमार और थाना क्षेत्र की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। धनबाद में बाइक और स्कूल वैन की जोरदार भिड़ंत। झारखंड के धनबाद के तोपचांची थाना क्षेत्र के गोमो स्थित रेलवे ओवरब्रिज के पास मंगलवार की सुबह एक बाइक और स्कूल वैन की जोरदार भिड़ंत हो गई। इस हादसे में बाइक सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि वैन में बैठे 5 बच्चों को चोटें आईं। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और वैन ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। साथ ही वैन और बाइक को भी कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस और स्थानीय लोगों की सहायता से घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनका बेहतर इलाज किया जा रहा है। घटना से आक्रोशित लोगों ने वैन चालक की जमकर पिटाई कर डाली। साथ ही स्थानीय प्रशासन से मांग की है कि ऐसे मामलों पर कठोरता से कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों। सुपरवाइजर ने अपने ऑफिस में किया सुसाइड। इस्पात निर्माता टाटा स्टील की सहायक कंपनी टाटा स्टील यूटिलिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज लिमिटेड के पर्यवेक्षक ओम प्रकाश ने बुधवार को दोपहर अपने कार्यालय में आत्महत्या कर ली। सूत्रों की माने तो ओम प्रकाश कई दिनों से काम के दबाव में थे। गरबासा में रहने वाले ओम प्रकाश पिछले कुछ समय से कंपनी के स्वास्थ्य विभाग में सुपरवाइजर के पद पर कार्यरत थे। उनका कार्यालय गोलमुरी थाना क्षेत्र में ABM कॉलेज के पास है। बताया जा रहा है कि बुधवार दोपहर जब सभी लोग लंच के लिए ऑफिस से चले गए तो ओम प्रकाश ने अपने केबिन में रस्सी से फांसी लगा ली। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक पुलिस को उसके पास से एक सुसाइड नोट भी मिला है। हालांकि इसमें क्या लिखा है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। ओम प्रकाश 77 साल के हैं और 3 साल बाद रिटायर होने वाले थे। ऐसे वक्त में उन्होंने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया, इसकी चर्चा पूरे इलाके में हो रही है। पुलिस के अफसरों ने सरकार को अरबों का कराया नुकसान। झारखंड पुलिस के अफसरों की वजह से राज्य सरकार को पिछले 1.5 दशक से ज्यादा समय से अरबों का नुकसान उठाना पड़ा है। दरअसल केंद्र सरकार से मिलने वाले सुरक्षा संबंधी व्यय यानी SRE फंड से झारखंड पुलिस ने कई जिलों में किराए पर 4 पहिया वाहन लिया। इसका इस्तेमाल नक्सल अभियान, विधि व्यवस्था और अफसरों के आने जाने को लेकर किया गया। लेकिन इस दौरान मोटर अधिनियम का खुलेआम उल्लंघन किया गया। नियम के अनुसार सरकारी कार्यालयों में किराए और लीज पर चलने वाले सभी वाहनों का कॉमर्शियल निबंधन होना चाहिए। साथ ही उस पर पीला नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य है। लेकिन झारखंड पुलिस ने जितने भी किराए पर 4 पहिया वाहन लिए थे, उसमें से अधिकतर वाहनों में पीले नंबर प्लेट की जगह प्राइवेट नंबर वाले सफेद प्लेट लगे थे। इसको लेकर झारखंड पुलिस अफसरों ने कोई आपत्ति भी नहीं जताई और वाहन के मालिक ने टैक्स बचाने के लिए बिना कमर्शियल नंबर के वाहनों को किराए पर लगा दिया। आइए जानते हैं क्या है SRE फंड। SRE फंड केंद्र सरकार की ओर से नक्सलवाद और उग्रवाद प्रभावित राज्यों को उपलब्ध कराई जाती है, ताकि परिवहन, संचार, वाहनों को किराए पर लेना, आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को स्टाइपेंड देना और सुरक्षा बलों के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण जैसे सुरक्षा संबंधी व्यय की भरपाई की जा सके। दरअसल राज्यों की ओर से धन मिलने में देरी होने की वजह से जवानों के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण में काफी विलंब हो जाता था। इसीलिए केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया है। गौरतलब है कि SRE फंड उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र में पुलिस बल को साधन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए भी खर्च किया जाता है। आपको बता दें कि झारखंड में सिर्फ 5 जिला नक्सल प्रभावित हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने झारखंड में नक्सल प्रभावित जिलों के आधार पर श्रेणीकरण कर राज्य सरकार को रिपोर्ट भेजी थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड में अब 5 जिले ही नक्सल प्रभावित रह गए हैं। इनमें गिरिडीह, गुमला, लातेहार, लोहरदगा
और पश्चिमी सिंहभूम का नाम शामिल है। वहीं देश के 5 राज्यों के 12 सबसे अधिक नक्सल प्रभावित जिलों की श्रेणी में झारखंड का सिर्फ पश्चिमी सिंहभूम जिला का नाम शामिल है। अरगोड़ा इलाके में चल रहा था सेक्स रैकेट, 5 युवती सहित 7 गिरफ्तार। रांची के अरगोड़ा थाना क्षेत्र में पुलिस की टीम ने सेक्स रैकेट का खुलासा किया है। एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा को मिली सूचना के आधार पर हटिया डीएसपी के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए होटल मौर्या में छापेमारी की। पुलिस ने 5 युवती सहित 7 को गिरफ्तार किया है। सेक्स रैकेट के खिलाफ एसएसपी के निर्देश पर कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में रांची के अरगोड़ा चौक के पास होटल मौर्या में रेड कर पुलिस ने 5 लड़कियों सहित 7 को गिरफ्तार किया है। कर्जदारों से छुटकारा पाने के लिए खुद के दोस्त से चलवाई गोली। मानगो के उलीडीह थाना क्षेत्र के आजाद बस्ती मुस्लिम कब्रिस्तान रोड नंबर 14 में शादाब की कार पर फायरिंग मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। फायरिंग की शिकायत करने वाले शादाब और उसके दोस्त अलीम हुसैन अंसारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से एक पिस्तौल, कारतूस और एक कार बरामद की गई है। पुलिस इस मामले में शहादत खान की तलाश कर रही है। ग्रामीण एएसपी ऋषभ गर्ग ने रविवार को पत्रकारों को बताया कि कर्जदारों से बचने और स्थानीय निवासी शहादत खान के पास फंसा पैसा वसूलने के लिए शादाब ने ही 8 अगस्त को दोपहर 12 बजे अपने दोस्त अलीम हुसैन अंसारी को उसकी कार में गोली मार दी थी। आजाद नगर बावनगोड़ा का एक जमीन कारोबारी था। इस मामले में शहादत खान को बर्खास्त किए जाने की आशंका थी। जांच और आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में पता चला कि वो जमीन खरीदने बेचने में हुए घाटे से शादाब काफी परेशान था। उन पर 70 लाख का कर्ज भी था। उसने जमीन बेचने वाले आजाद नगर छापपुल निवासी शहादत खान को पैसा दे दिया। वह पैसे नहीं लौटा रहा था, जिसके बाद उसने साजिश रची। उसने अपने दोस्त वारिस से, जो पहले एक हत्या के मामले में जेल में था, उसे रुपये में एक देशी पिस्तौल खरीदी थी। इसी पिस्तौल से शादाब ने अपने दोस्त अलीम हुसैन अंसारी की कार की ड्राइवर सीट पर 5-6 फीट की दूरी से गोली चलाई, जो शीशे को भेद कर दूसरी तरफ निकल गई। घटना की जानकारी उलीडीह थाने को दी गई। पुलिस ने घटनास्थल से एक खोखा बरामद किया है। शहादत के पास फंसे पैसे वापस पाने के लिए इस घटना को अंजाम दिया गया था। शादाब ने पुलिस को बताया कि शहादत खान ने उसे कपाली में जमीन का एक टुकड़ा दिखाया था और उस पर अपना दावा किया था। ग्राहक ढूंढने पर कमीशन देने की भी बात हुई थी। उसके बाद उसने कई ग्राहक ढूंढे और उन्हें शहीद कर दिया। बताया गया कि शहादत ने एक ही जमीन को कई लोगों को बेचकर उनसे पैसे ले लिए और न तो किसी को जमीन दी और न ही पैसे वापस किए। लोग खरीद फरोख्त में मध्यस्थता करने के लिए उससे पैसे की मांग करने लगे, जिससे वह परेशान हो गया। चनारों में शुरू हुआ अवैध कोयला कारोबार। वन विभाग ने पकड़ा लोडेड ट्रक। हजारीबाग जिले में एक बार फिर से कोयले का अवैध कारोबार शुरू हो गया है। कोयला तस्करी का खेल जिले के चनारों इलाके से शुरू हुआ है, जहां से हर दिन 6 से 7 ट्रक कोयला मंडी में भेजा जा रहा है। इन क्षेत्रों में ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल से कोयला गिराया जा रहा है। सीसीएल के चोरी के कोयले और अवैध खनन कर निकाले गए कोयले को इन क्षेत्रों में जमा कर ट्रक के माध्यम से मंडियों में पहुंचाया जा रहा है। इसी दौरान अवैध कोयला लोड एक ट्रक को वन विभाग ने पकड़ा। इस संबंध में बताया जा रहा है कि ट्रक मंगलवार की रात अवैध कोयला लोड कर जा रहा था, लेकिन बारिश होने की वजह से मिट्टी में ट्रक फंस गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी। जिसके बाद मौके पर वन विभाग की टीम ने पहुंचकर JH13D 0970 नंबर का अवैध कोयला लोड ट्रक को पकड़ा। हजारीबाग के अवैध कोयला कारोबारियों ने ऐसा लाइजनिंग कर रखा है कि अवैध कोयला ट्रकों में लौट कर धड़ल्ले से बिहार की मंडियों तक पहुंचाए जा रहे हैं। इस कारोबार में कई कारोबारी संलिप्त हैं। इन्होंने हजारीबाग को मुख्य ठिकाना बना लिया है। इन मुख्य कारोबारियों के मातहत ही हजारीबाग के कई दर्जन लोग अपने मुख्य व्यवसाय को छोड़कर इस काला हीरा के कारोबार में जुड़ गए हैं। संताल आदिवासियों को समाप्त करने में लगी है सरकार। बाबूलाल। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर निशाना साधा है। बाबूलाल ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि वर्तमान समय में बांग्लादेशी सीमा से सटे राज्य के कई जिलों में बांग्लादेशी घुसपैठियों का नियंत्रण स्थापित हो गया है।
हेमंत सरकार घुसपैठियों को फर्जी दस्तावेज और प्रशासनिक संरक्षण देकर संताल आदिवासियों को समाप्त करने में लगी है। बाबूलाल ने एक अन्य पोस्ट में लिखा कि 14 अगस्त 1947 का दिन इतिहास का वह काला अध्याय है जब तुष्टीकरण और राजनीतिक स्वार्थ के लिए हमारी देश का विभाजन कर दिया गया। विभाजन के कारण हुए सांप्रदायिक दंगों और हिंसा के कारण लाखों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और अपना सब कुछ छोड़ विस्थापित होना पड़ा। देश के बंटवारे के इस असहनीय दर्द को कभी भुलाया नहीं जा सकता। वहीं नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी ने ट्वीट कर कहा कि आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर इस त्रासदी में अपने प्राणों की आहुति देने वाले प्रत्येक पुण्यात्माओं को कोटि कोटि नमन। 1947 में आज ही के दिन देश को बंटवारे का अमानवीय दंश झेलना पड़ा था। भारत का विभाजन अभूतपूर्व मानव विस्थापन और पलायन की एक दर्दनाक कहानी है। इस त्रासदी में अपना सब कुछ खो देने वाले असंख्य लोगों के संघर्ष और बलिदान को राष्ट्र नमन करता है। प्रदेश में बढ़ती अराजकता, लूट, छिनतई, दुष्कर्म और महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार के विरोध में बुधवार को पलामू जिला भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा ने समाहरणालय के समक्ष जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कार्यक्रम की अध्यक्षता महिला मोर्चा अध्यक्ष शिटू गुप्ता ने किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान महिलाएं हेमंत सोरेन की सरकार बंद करो, यह अत्याचार, भाजपा की नाज हैं हम, जुल्म की आवाज हैं हम आदि नारे लगा रही थीं। राज्य में व्याप्त भ्रष्टाचार, गरीबों, किसानों की उपेक्षा, वादाखिलाफी, हत्या व महिलाओं पर अत्याचार बढ़ने का आरोप लगाकर भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने समाहरणालय का घेराव एवं आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया। इसमें जिले भर की मोर्चा की महिलाएं शामिल थीं। इसके पूर्व मोर्चा की कार्यकर्ता लघु सिंचाई विभाग कार्यालय मैदान के पास जमा हुईं और वहां से जुलूस की शक्ल समाहरणालय पहुंची। समाहरणालय के समक्ष सभा में कार्यक्रम की प्रभारी सीमा सिंह ने कहा कि हेमंत सरकार के कार्यकाल में झारखंड राज्य में 27 महिलाओं की दहेज प्रताड़ना से हत्या हुई है। 107 महिलाओं का अपहरण, 51 महिलाओं को रेप कर हत्या व 78 महिलाओं का सामान्य रूप से हत्या हुई है। महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष रूपा सिंह ने कहा कि राज्य में गठबंधन की सरकार बनने के बाद से विकास का कार्य ठप है। राज्य की गठबंधन सरकार ने लोगों को धोखा दिया है। महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष शिटू गुप्ता ने कहा कि महिलाएं हेमंत राज्य में सुरक्षित नहीं हैं। विरोध कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष अमित तिवारी, छतरपुर विधायक पुष्पा देवी, डाल्टनगंज विधायक आलोक चौरसिया, पांकी विधायक शशिभूषण मेहता, हुसैनाबाद नेता विनोद सिंह, मेदिनीनगर की पूर्व महापौर अरुणा शंकर, महिला मोर्चा के प्रदेश महामंत्री सीमा सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष रूपा सिंह, नीलम देवी, पिंकी विश्वकर्मा, सुजाता सिंह, सरिता देवी, सुमित्रा देवी, सुनयना देवी, नगीना देवी, मधुलता रानी, रीना किशोर, मंजू गुप्ता, लक्ष्मी रवि, सुजाता सिंह, सुमन सिंह, रूबी सिंह, अनिता देवी, रजनी देवी, पूनम देवी, रीता देवी समेत पलामू जिले से सैकड़ों की संख्या में महिलाएं शामिल थीं। घर से 200 मीटर दूर मिला युवक का शव। पलामू जिले के उंटारी रोड थाना क्षेत्र के दरुआ के टोला नौकड़ीह में पुलिस ने एक 45 वर्षीय युवक की लाश बरामद की। युवक की पहचान उसी गांव के नंदू चौधरी के रूप में हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार युवक की हत्या कर शव फेंके जाने के कयास लगाए जा रहे हैं। परिजनों ने बताया कि नंदू रात के 8 बजे तक घर में ही था। उसी वक्त उसके मोबाइल पर किसी व्यक्ति का फोन आया, जिसके बाद वह घर से निकल गया। जिसके बाद वह कहां गया, इसकी जानकारी किसी को नहीं दी। अहले सुबह गांव में ही उसका शव घर से लगभग 200 मीटर की दूरी पर देखा गया। ग्रामीणों ने इसकी सूचना उंटारी रोड थाना को दिया, जिसके बाद थाना प्रभारी दीपक कुमार सिंह दलबल के साथ घटनास्थल पहुंच शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए MRMCH मेदिनीनगर भेज दिए। थाना प्रभारी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। परिजनों ने हत्या का आशंका जाहिर की है। FT ने जमशेदपुर FC के खिलाफ शानदार वापसी करते हुए क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई।
भारतीय सेना फुटबॉल टीम एफटी ने यहां जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्टेडियम में जमशेदपुर एफसी पर 3-2 से शानदार वापसी करते हुए ड्यूरंड कप के क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। रेड माइनर्स ने शायद सोचा होगा कि उन्होंने खेल को अपने नाम कर लिया है। अपने स्पेनिश स्ट्राइकर जेवियर सिवेरियो के गोल के बाद हाफ टाइम में 2-0 से आगे हो गए। हालांकि सेना के लोगों ने कुछ और ही सोचा था और दूसरे हाफ में 14 मिनट के अंतराल में 3 गोल किए, जिससे वे लगातार दूसरे ड्यूरंड कप क्वार्टर में ग्रुप डी में शीर्ष पर रहे और 100% जीत के प्रभावशाली रिकॉर्ड के साथ शीर्ष पर रहे। जमशेदपुर एफसी 3 मैचों में 2 जीत और 6 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा और अब यह देखने के लिए अन्य समूहों के परिणामों का इंतजार कर रहा है कि क्या वे 6 समूहों में 2 दूसरे सर्वश्रेष्ठ पक्षों में से एक के रूप में जगह बना सकते हैं। दोनों कोचों जमशेदपुर के खालिद जमील और सेना के मनीष वाही ने अपने पिछले खेलों से अपने शुरुआती 11 में महत्वपूर्ण बदलाव किए, जो समूह के शीर्ष पर पहुंचने के लिए आगे की गंभीर चुनौती का संकेत देते हैं। वाही ने अपने शीर्ष स्ट्राइकर लिटन सिल को शामिल किया, जबकि जमील ने अपने प्रमुख विदेशी खिलाड़ियों जापान के रेई ताचिकावा को मिडफील्ड में और स्पेन के जेवियर सिवरियो को फॉरवर्ड लाइन में शामिल किया, जबकि सेमिनलैंड डोंगेल और मोबाशिर रहमान को बेंच पर बैठाया, जिन्होंने पिछला गेम शुरू किया था। दोनों पक्षों ने सकारात्मक शुरुआत की और दोनों गोलकीपरों को जल्दी कार्रवाई के लिए बुलाया गया। जमशेदपुर के अल्बिनो गोम्स ने 6वें मिनट में शफील के एक स्नैपशॉट को बचाया, जबकि सेना के भबिंद्र ठाकुरी ने भी सिवेरियो को तब चकमा दिया जब री ताचिकावा के फ्री किक पर स्पेनिश खिलाड़ी का हेडर लगभग अंदर चला गया था। इसके बाद घरेलू टीम को पेनल्टी दी गई जब शफील बॉक्स के अंदर सिवेरियो पर गिर पड़े और रेफरी ने स्पॉट की ओर इशारा किया। स्पेनिश खिलाड़ी ने कोई गलती नहीं की और शांति से गोल कर दिया। सेना ने पहले हाफ में ही वापसी करने की कोशिश की, लेकिन शफील की शक्तिशाली वॉली ने बार को हिला दिया और वापसी की। कुछ मिनट बाद अतिरिक्त समय के तीसरे मिनट में कॉर्नर से स्थानापन्न शुभम सारंगी ने दूर के पोस्ट से गेंद को हेड किया। जैसे ही गेंद उनके सामने उछली, अनिकेत जाधव ने एक साइकिल किक लगाई जो गोल के सामने सिवरियो के सामने गिरी और उन्होंने करीब से गोल दागा। खेल फिर से शुरू होने पर यह शुरू से ही स्पष्ट था कि सेना ने हार नहीं मानी है। हालांकि वे रेड माइनर्स की रक्षा को भेदने में असमर्थ थे। उन्होंने पहली बार 70वें मिनट में एक गोल किया जब विकल्प विकास थापा ने राहुल रामकृष्ण के बाएं तरफ से एक थ्रू बॉल को पाया, जिसे बाद में आगे बढ़ाया गया और एल्बिनो गोम्स के फैले हुए हाथों को पार करते हुए दाएं पैर से गेंद को निचले कोने में पहुंचा दिया। इससे टीम में जोश भर गया और राहुल ने फिर से बाएं से ब्रेक लेकर वापसी पूरी की, लेकिन इस बार एक पास को चौंका दिया, जिसे एलन थापा ने 6 गज के बॉक्स के ठीक बाहर से बाएं पैर से एक धमाकेदार शॉट लगाकर पूरा किया। इसके बाद सब कुछ तब बिगड़ गया जब जमशेदपुर के हाफ में गेंद पर से नियंत्रण हटा लिया गया और शफील ने दाएं से दौड़कर एलन को क्रॉस दिया, जो बॉक्स के ऊपरी हिस्से में बीच में इंतजार कर रहे थे। एलन के पास से बॉल निकल गई क्योंकि डोंगल ने, जो कि एक विकल्प के रूप में आए थे, बॉल को चार्ज किया और विकास ने आसपास छिपकर अल्बिनो के पास से एक शॉट मारकर विजयी गोल कर दिया। तो ये थी आज की कुछ मुख्य बड़ी खबरें। जुड़े रहे इस चैनल के साथ। ऐसे ही आपको इस चैनल के माध्यम से झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों का अपडेट मिलता रहेगा। अब हमको इजाजत दीजिए। जोहार।